नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। जैसा आपको पता है कि हम लोग देखो एस पांडे की जो बुक है उसको कवर कर रहे थे, तो उसी क्रम में अभी तक हमने देखो 13 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। 13 चैप्टर हमने देख लिया है। ये चैप्टर नंबर 14 होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या चैप्टर का नाम है आपका? राजनीति एवं समाज। तो ये चैप्टर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका पेपर 2 के लिए और पेपर 1 के लिए भी। इससे जो कि टॉपिक क्वेश्चन आते रहते हैं सिमिलर, मतलब पेपर 1 पेपर 2 में दोनों में काम करता है, क्योंकि देखोगे आप पेपर 1 में भी आपका राजनीति और समाज का एक टॉपिक है, राइट। तो इस वजह से देखो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर इस पेपर में देखो जब मैंने ये राष्ट्र वाली जो पहला इसका टॉपिक है और भारत में डेमोक्रेसी वगैरह, ये दो टॉपिक को मैंने इसमें यहाँ पे पढ़ा, तो यहाँ पे देखो जो राष्ट्र वाला टॉपिक है ये कुछ खास यहाँ पे दिया नहीं है। मतलब एक तरह से जीएस के पर्सपेक्टिव से सब कुछ दिया है, कुछ सोशियोलॉजी वाला तड़का इसमें नहीं देखने को हमको मिल रहा है। तो इसको मैं देखो आपको अपने नोट्स से राष्ट्र वाला जो चैप्टर है उसको अपने नोट्स से आपको पढ़ाऊंगा, यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। अब बाकी जैसे और भी मैं टॉपिक यहाँ पे देखता जाऊँगा, तो उसमें अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर मैं नोट्स से या फिर गूगल के थ्रू और कई आर्टिकल से जो कि आपको ये पढ़ा दूंगा सारा चैप्टर, राइट। तब देखो चलो आज जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे, भारत में राष्ट्र और राष्ट्रवाद की जो संकल्पना है उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल से देखेंगे। साथ ही देखो यहाँ पे एक टॉपिक मिसिंग है आपका, राष्ट्रवाद वर्सेस वैश्वीकरण, यानी वैश्वीकरण और राष्ट्रवाद के बीच में क्या संबंध है और दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करें। तो ये वाला भी टॉपिक यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो ये वाले टॉपिक को भी हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे अपने नोट्स से। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो जो भी शुरू करेंगे तो नोट्स को तो देखेंगे, साथ ही जो आपका बुक है ये एस पांडे वाला बुक, इसको भी देखेंगे। ऐसा नहीं सिर्फ नोट्स से देखेंगे, यानी यहाँ पे नोट्स प्लस बुक दोनों साथ में चलेंगे ताकि आपको और क्लियर समझ में आ जाए। तो चलो जो देखो यहाँ से मेरा नोट शुरू रहता है। तो जो राष्ट्रवाद है पहले उसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो बोला जाए कि राष्ट्रवाद क्या है, एक विचारधारा है। पहले एक बार पढ़ लेते फिर आपको समझ में आएगा। यह एक विचारधारा है जिसके तहत लोग खुद को साझा इतिहास, परंपरा, भाषा, संस्कृति व जातीयता के आधार पर एकजुट मानते हैं, जो एक राजनीतिक पहचान के साथ खुद को एक विशिष्ट भू सीमा से जुड़े रहते हैं। अब कहने का मतलब क्या है, राष्ट्रवाद एक विचारधारा है, राइट। यह एक विचारधारा है जिसमें लोग देखो खुद को जो कि आपस में जुड़ा हुआ कैसे मानते हैं, साझा इतिहास, परंपरा, भाषा, संस्कृति और जातीयता के आधार पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानते हैं। और देखो इनकी जो वैश्विक स्तर पर पहचान होती है वो जो राजनीतिक आधार पर पहचान होती है, जिसमें लोग अपने आप को देखो एक विशिष्ट भू सीमा से जुड़े हुए मानते हैं, यानी एक विशिष्ट भू सीमा के अंदर ये लोग जो कि रहते हैं। तो ये आपका राष्ट्रवाद का यहाँ पे डेफिनेशन है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और फिर से इसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, राइट। अब देखो राष्ट्रवाद का उदय के बारे में बताया जाए तो राष्ट्रवाद का उदय देखोगे तो यूरोप से शुरू होता है। जब पुनर्जागरण काल यूरोप में आया था तब जो कि राष्ट्रवाद का उदय हमको देखने को मिला, यानी 18वीं शताब्दी के आसपास आप कह सकते हो राष्ट्रवाद का उदय हमको देखने को मिलता है विभिन्न राष्ट्रों में। अब देखो यहीं से एक और कॉन्सेप्ट आपका निकलता है कॉन्सेप्ट, हाँ, यहीं से एक आपका और कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, अति राष्ट्रवाद या अंध राष्ट्रवाद की बात, राइट। अब देखो ये क्या है, जब राष्ट्रवाद की सांस्कृतिक अवधारणा को जोर जबरदस्ती से लागू करवाई जाए तो इससे सांस्कृतिक जो विविधता है वो नष्ट हो जाती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, अति राष्ट्रवाद या अंध राष्ट्रवाद, राइट। ये एक कॉन्सेप्ट एक टॉपिक था इसी से जुड़ा हुआ, वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। इसका खैर आप बस जानते रहिए, समझते रहिए। यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू करते हैं जो क्या है, राष्ट्रवाद का विचार, यानी नेशनलिज्म के विभिन्न जो आइडिया वगैरह हैं, विभिन्न जो समाजशास्त्री हैं, विभिन्न विद्वान हैं, उन्होंने राष्ट्रवाद को किस तरह से देखा है वो उनकी बात करते हैं। इसी क्रम को शुरू करते हुए सबसे पहले देखो हम देखेंगे अर्नेस्ट ग्लेनर को। अर्नेस्ट ग्लेनर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नेशनलिज्म के बारे में, क्योंकि इन्होंने अपना एक आर्टिकल लिखा था जो छपा था और काफ़ी फेमस इनका आर्टिकल है नेशनलिज्म को लेकर। तो ये बताते हैं कि किसी भी राष्ट्र में किसी भी कोई समुदाय है उसमें राष्ट्रवाद की भावना के लिए कुछ प्रमुख शर्तें होनी चाहिए, कुछ पूर्व शर्तें होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें कहीं, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये सब चीज़ें कहीं होगी तो वहाँ पे राष्ट्रवाद जो कि प्रबल रूप से हमको देखने को मिलेगा। तो क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पे हम देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बोला जाए कि कोई समुदाय वहाँ पर देखो औपचारिक शिक्षण व्यवस्था होना चाहिए ताकि जो राष्ट्रवाद उसका क्षण ना हो, उसको प्रमोट वो करता रहे औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के द्वारा। फिर साथ ही बोला जाए कि देखो समान सांस्कृतिक स्वरूप हो। अगर किसी कम्युनिटी का समान सांस्कृतिक स्वरूप हो तो वहाँ पे देखो राष्ट्रवाद प्रबल देखने को मिलेगा। जैसे देखो भारत में अभी भी भारत में देखोगे यूसीसी यानी यूनिवर्सल सिविल कोड जो है कुछ इसी तरह का काम कर रहा है, जो आपके आर्टिकल 44 में डीपीएसपी में निर्देश दिया गया कि राज्य देखो एक समान कानून संहिता बनाए, इसके बारे में देखो निर्देश दिया गया। तो इसी को लागू करने के लिए जो कि बात चलती रहती है, कभी कभी इस पर डिबेट वगैरह हमको देखने को मिलता है। तो एक तरह से क्या हो कि एक समान कल्चर को लागू करने की बात की जा रही है। फिर देखो कहा जाए कि राष्ट्र की राजनीति का केंद्रीय स्तर पर देख रेख हो, यानी जो किसी राष्ट्र की पॉलिटिकल क्षमता है ना, उसको देखो उस पर निगरानी रखने के लिए या फिर उसको देखो रेगुलेट करने के लिए एक सेंट्रल स्तर पर कोई ना कोई लोग होना चाहिए, यानी सेंट्रल
पॉलिटिकल पार्टी वगैरह कुछ होना चाहिए जो आपके देश की जो पॉलिटी है उसको गवर्न करे, उसको रेगुलेट करे, राइट। अब फिर देखो बोला है कि नौकरशाही व्यवस्था उच्च क्षमता वाली होनी चाहिए। देखो अगर नौकरशाही व्यवस्था उच्च क्षमता वाली होगी तो आपके राष्ट्र में जो शांति व्यवस्था है उसको बनाए रखेगी, जो आपके राष्ट्र में जो जरूरतें है उसको इम्प्लीमेंट वगैरह करते रहेगी, संसाधन का उचित जो कि वितरण वगैरह करती रहेगी। तो इसलिए देखो उच्च क्षमता वाली अगर नौकरशाही व्यवस्था होगी तो वहाँ पे राष्ट्रवाद हमको प्रबल रूप में देखने को मिलेगा। फिर साथ ही ये अर्नेस्ट जी बोलते हैं कि एक समान भाषा, जहाँ पे हमको एक समान भाषा देखने को मिलती है वहाँ के लोगों को एक सूत्र में बांधने में बहुत आसानी होती है, वो जल्द से जल्द एक सूत्र में बंध जाते हैं, उनमें भ्रातृत्व की भावना काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिलती है। जैसे अभी देखो भारत में देखोगे जब भी हिंदी को इम्प्लीमेंट या हिंदी पर जोर दिया जाता है कि हिंदी को लागू किया जाए, हिंदी का स्तर को बढ़ाया जाए, तब देखो जो साउथ के राज्य होते हैं उनके द्वारा विरोध शुरू हो जाता है, राइट। क्योंकि उनको लगता है जो हमारी संस्कृति कल्चर है, जो हमारी लोकल भाषा है वो जो कि खतरे में पड़ जाएंगे इससे। तो इसीलिए बोला है कि जहाँ पे एक समान भाषा होगा वहाँ पे लोगों को एक सूत्र में बांधने में आसानी होगी। फिर देखो कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो राष्ट्रवाद की पहचान है वो विचार और मूल्यों से होती है, एक समान विचार और मूल्य। अगर किसी समुदाय में एक समान विचार और मूल्य है तो वहाँ से भी राष्ट्रवाद की जो कि पहचान हमको देखने को मिलती है। जैसे उदाहरण के तौर पर बताया जा रहा है, जैसे किसी देश का एक कॉमन शत्रु होना। जैसे देखो स्वतंत्रता पूर्व भारत का एक कॉमन शत्रु, यानी भारत में जितने लोग हैं सभी का एक कॉमन शत्रु कौन था? अंग्रेज थे, ठीक है। उन्हीं से लड़ने के लिए जो कि भारत में देखो सभी लोगों में भारत में राष्ट्रवाद का उदय भी हुआ। तो भारत में राष्ट्रवाद का एक मुख्य कारण जो कि यही है कि अंग्रेज जो थे अंग्रेज जो कि भारत के सभी लोगों के सभी प्रांत के लोग थे जितने, उन सभी के जो कि कॉमन शत्रु थे। इसी वजह से देखो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो ये भी है, राष्ट्रवाद के उदय में देखो समुदाय में एक समान विचार या मूल्य होना भी आवश्यक है। फिर देखो ये हमने समझा विभिन्न पॉइंट के रूप में किसका बात? अर्नेस्ट ग्लेनर की बात की क्या क्या राष्ट्रवाद की पूर्व शर्त होनी चाहिए किसी समुदाय में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए, राइट। तो ये अर्नेस्ट ग्लेनर की बात हमने देखी। अब देखो एरिक हॉब्सबॉम है, ये क्या बोलते हैं राष्ट्रवाद के विषय में? तो ये बोलते हैं राष्ट्रवाद का राष्ट्रवाद की विचारधारा अमीरों की विचारधारा है, यानी जो बुर्जुआ वर्ग है आपकी उसकी विचारधारा है। कैसे? क्योंकि ये देखो बताते हैं जब पूंजीवाद आ रहा था तब पारंपरिक कुलीन वर्ग जा रहा था। यानी जो देखो पहले क्या था, जब राष्ट्र का जब निर्माण नहीं हुआ था, राइट, राष्ट्र मतलब देश वगैरह नहीं बने थे, तो वहाँ पे देखो जो पारंपरिक कुलीन वर्ग ही चलता था। यानी कुलीन वर्ग करने के मतलब कुछ लोग ही थे, गिने चुने 10-15 लोग, जो कि उस एरिया को कोई एक एरिया था उसको जो कि गवर्न वगैरह रेगुलेट वगैरह करते थे। लेकिन जैसे जैसे कैपिटलिज्म का विकास हुआ तो देखो वहाँ पे डेमोक्रेसी वगैरह आ गई, राइट। कैपिटलिज्म का जैसे जैसे विकास हुआ वहाँ पे डेमोक्रेसी वगैरह आ गई, लोग जो कि संरक्षणवाद की नीति अपनाने लगे, अन्य देश के लोगों को अपने देश में आने नहीं देने लगे। यानी इस तरह से देखो अपनी एक भूमि सीमा निर्धारित कर ली, अपने देशों के लिए नागरिकता की बात करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए बोला एरिक हॉब्सबॉम कहते हैं कि जो आपका ये राष्ट्रवाद की विचारधारा है ये जो आपका पूंजीवाद के परिणाम स्वरूप ही हमको देखने को मिलता है। यानी कहा जा रहा है अर्थात आर्थिक पूंजीवाद के परिणाम स्वरूप ही हमको राष्ट्रवाद का उदय देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर वही बात, यूके में जब विभिन्न देश के पूंजीपति आने लगे तो यूके अपने संसाधन व अपने लोगों के हितों को प्राथमिकता देने हेतु अपनी एक निश्चित भू सीमा तय करना शुरू कर दिया और अपने लोगों को नागरिकता देना शुरू कर दिया। तो यहीं से देखो यूके में राष्ट्रवाद की भावना हमको देखने को मिलती है। यानी जब यूके में पूंजीपति दौर आया, आर्थिक पूंजीपति दौर आया, तभी से देखो जो राष्ट्रवाद है वो देखने को हमको मिलती है। फिर देखो अब एक दूसरे विचारक है वो कैसे बताते हैं, एल्बर्ट कोहेन है। एल्बर्ट कोहेन राष्ट्रवाद को देखो कैसे बताते हैं, ये बोलते हैं तीसरे देशों में राष्ट्रवाद औपनिवेशिकता का परिणाम था। भारत में भी देखो, यानी देखो जो ब्रिटिश था वो देखो विभिन्न देशों को गुलाम बनाया जा रहा था, औपनिवेशिक शासन करते जा रहा था, राइट। तो ये देश जो कि ब्रिटिश से त्रस्त हो गए, उनके अत्याचार से, उनके सब कुछ से। तो इससे क्या हुआ, जो विभिन्न देश थे वो आपस में एकजुट होना शुरू कर दिए, तो इसमें इनमें देखो राष्ट्रवाद की भावना जो कि प्रबल होने लगी। यहीं से जो कि इनमें राष्ट्रवाद देखने को मिलता है। तो भारत में भी कुछ इसी तरह का है राष्ट्रवाद का उदय, जो औपनिवेशिकता थी ब्रिटिशर्स की, उसी के परिणाम स्वरूप जो कि भारत में देखो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, राइट। तो ये एल्बर्ट कोहेन भी इसी तरह की बात करते हैं। और देखो साथ ही कहा जाए कि आधुनिक विचार राष्ट्रवाद के, अब देखो राष्ट्रवाद के आधुनिक विचार कुछ हम देखते हैं। जैसे बोला जा रहा है कि तुलनात्मक विकास यानी असंतुलित विकास के कारण भी देखो राष्ट्रवाद देखने को मिलता है। जैसे देखा जा रहा है कि आधुनिक राष्ट्र देखोगे, अगर मान लो ये कोई एरिया है, यहाँ पे कोई एरिया है, यहाँ पे कोई एरिया है, यहाँ पे कोई एरिया है, ठीक है, ये कोई एरिया ए है, ये XYZ है, राइट। अगर मान लो
ये ए एरिया के कम्युनिटी के लोग देखते हैं कि एक्स का काफ़ी डेवलप हो रहा है, वाई वाले भी काफ़ी डेवलप हो रहे हैं, जेड वाले भी काफ़ी डेवलप हो रहे हैं, हम जो कि डेवलप वगैरह नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अब जब इसका ये कारण खोजने जाते हैं तो ये देखते हैं कि ये सभी लोग जो कि एक संगठित रूप में है, एक व्यवस्थित रूप में, यहाँ पे नियम कानून है, प्रशासन वगैरह सब कुछ एक व्यवस्थित रूप में चल रहा है, और जबकि हम जो कि बिखरे उखरे हुए हैं, हमारा जो कि कोई व्यवस्थित स्वरूप नहीं है। तो इस वजह से देखो ये आपस में जो कि व्यवस्थित होना शुरू करते हैं, संगठित होना शुरू करते हैं। इससे देखो क्या होता है, राष्ट्रवाद की भावना इनमें आना शुरू होता है। तो वही कहा जा रहा है कि असंतुलित विकास के कारण भी राष्ट्रवाद हमको देखने को मिलती है। फिर साथ ही देखो कुछ बौद्धिक राष्ट्रवाद है, यानी जो इंटेलेक्चुअल आपका नेशनलिज्म है वो उसकी बात कर रहा है। तो ये जो इंटेलेक्चुअल नेशनलिज्म है ना, यानी बौद्धिकवाद राष्ट्रवाद, ये देखो आदर्श या मूल्यों के आधार पर, यानी विचारों के आधार पर जो कि इसमें राष्ट्रवाद देखने को मिलता है। जैसे आप देखो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये जो विचार या मूल्य हैं, इसके आधार पर देखोगे फ्रांस में देखो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, फ्रांस की क्रांति भी हुई थी, राइट। इसी तरह देखो औद्योगिक क्रांति आपका जो वैज्ञानिक मूल्य उसका प्रमोट होना शुरू हुआ, तो औद्योगिक ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हमको देखने को मिलती है। तो यानी देखो बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो बौद्धिक राष्ट्रवाद है वो किसके आधार पर, विचारों के आधार पर जो कि बौद्धिक राष्ट्रवाद, यानी या फिर मूल्यों या आदर्शों के आधार पर जो कि बौद्धिक राष्ट्रवाद हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने फ्रांस की क्रांति से समझा, उदाहरण देखा। अब देखो यहाँ पे बोला जाए कि भारत में राष्ट्रीयता का विकास। भारत में राष्ट्रीयता का विकास देखने से पहले थोड़ा सा एक दो और पॉइंट है उसको राष्ट्रवाद के उदय में देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो जैसे बोला जाए कि जर्मनी में राष्ट्रवाद किस आधार पे हुआ, भाषा के आधार पे हुआ। यहाँ पे देखो भाषा के आधार पे लोग जो कि एकजुट हुए और एक जर्मनी का एकीकरण वगैरह हमको देखने को मिला है। तो यानी जर्मनी में राष्ट्रवाद भाषा के आधार पर हमको देखने को मिला है। और साथ ही देखो यहाँ पे बोला जा रहा है विचारधारा के आधार पर, यानी आइडिया के आधार पर भी राष्ट्रवाद हमको देखने को मिलती है। जैसे इसमें बोला जाए कि धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, निजातीयता के आधार पर। जैसे धर्म के आधार पर देखोगे तो आपका जो पाकिस्तान कंट्री है वो इस्लाम धर्म पर आधारित ही एक राष्ट्र है। यहाँ पे राष्ट्रवाद का उदय जैसे इस्लाम धर्म के आधार पर ही देखने को मिला, इसी वजह से जो कि अलग कंट्री की मांग हुई थी। तो पाकिस्तान इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है धर्म के आधार पर राष्ट्रवाद की भावना वाली बात की। साथ ही देखो संस्कृति मतलब कॉमन कल्चर के आधार पर, एथनिसिटी यानी निजातीयता के आधार पर देखोगे तो जो मध्य पूर्व एशियाई देश है यानी अरब कंट्री जितने उनकी बात की जा रही है, उनमें जो कि राष्ट्रवाद इसी आधार पे देखने को हमको मिलती है। तो ये हमने विभिन्न विचारधारा देखा। साथ ही देखो एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे जुड़ता है, वैश्विक राष्ट्रवाद, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइज्ड नेशनलिज्म। अब ग्लोबलाइज्ड नेशनलिज्म क्या है, इसमें देखो बोला जाएगा, जैसे इसका उदाहरण देखो, आप उदाहरण देखो समझ में आएगा। अरब स्प्रिंग, मध्य एशिया में जो अरब स्प्रिंग आया था, आपको देखो ट्यूनीशिया, इजिप्ट से होते हुए अरब देशों तक फैल गया था। इसमें क्या होता है, लोकतांत्रिक राष्ट्र की मांग कई देशों में बढ़ने लगी। यानी देखो जो विभिन्न देश थे वो देखो अन्य देश को देखना शुरू किए कि वहाँ पर लोकतांत्रिक राज्य है, ठीक है, वो जैसे अन्य देश जो कि लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेसी अन्य देशों में है, जबकि हमारे यहाँ देखो राजशाही है, राइट है, हमारे यहाँ राजशाही है, अन्य देशों में डेमोक्रेसी है। तो अन्य देश के लोग जो देखो ज़्यादा स्वतंत्र, ज़्यादा लिबर्टी वहाँ पर है, लोग ज़्यादा अपने अभिव्यक्ति का विचार स्वतंत्रता लोगों के पास, लेकिन हमारे पास उतनी नहीं है। तो ये लोग क्या किया, ये मतलब बाहर के मूल्यों को जो कि ले रहे हैं, कहीं बाहर से जो कि कुछ इन्होंने देखा, सीखा, समझा, उसी आधार पर जो कि अपने देश में उसकी मांग करे। किस चीज़ की मांग करे थे, लोकतंत्र की, यानी कि हमको राजशाही नहीं चाहिए, हमको लोकतांत्रिक जो कि देश चाहिए। इसके लिए देखो लोग जो कि आपस में एकजुट होना शुरू हो दिए, लोगों में जो कि राष्ट्रवाद की भावना देखने को मिली। तो इसी को बोला जाएगा आपका वैश्विक राष्ट्रवाद या फिर ग्लोबलाइज्ड नेशनलिज्म। तो ये हमने कुछ राष्ट्रवाद की कॉन्सेप्ट देखा। अब देखो यहाँ पे राष्ट्रवाद और वैश्वीकरण की बात की जा रही है, इसको हम अभी देखेंगे। पहले भारत में राष्ट्रवाद की जो बात की जा रही है वो हम यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं, राइट। उम्मीद आपको थोड़ा सा क्लास इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा किस तरह से राष्ट्रवाद की विभिन्न विचारधाराएं हैं जो हम यहाँ पे देखें। अब देखो भारत में राष्ट्रीयता का विकास के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि देखो भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ उसके दो कारण थे, उसके उदय होने के दो कारण प्रमुख थे। कौन से दो कारण थे? पहला यही आपको बताया जा रहा है कि ब्रिटिश शासक के रूप में एक सामान्य शत्रु की उपस्थिति, यानी भारत की पूरी टेरिटरी थी, इतनी बड़ी जो टेरिटरी थी, चाहे वो किसी भी प्रांत, किसी भी भाषा का आधार पर बटा था, लेकिन सभी का शत्रु एक था, कौन था? अंग्रेज थे। तो इस आधार पर सभी लोग जो कि एकजुट होना शुरू हो गए थे। तो एक तो मुख्य कारण ये था। दूसरा क्या बोला था कि समान सांस्कृतिक अस्मिता, जिसने भारत को एक राष्ट्र के रूप में संगठित होने में सहायता की, यानी लोगों का एक साझा संस्कृति था, साझा कल्चर था। हमारा देखो भारत का इतिहास देखो 2500 वर्षों को पुराना का इतिहास है। तो लोग 2500 वर्षों से इसी टेरिटरी एरिया में जो कि रह रहे हैं, एक साझा संस्कृति शेयर कर रहे हैं। तो इस वजह से देखो लोगों को संगठित होने में ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा, लोग जो कि आसानी से संगठित हो गए। तो ये दो मुख्य कारण थे जिसकी वजह से भारत में राष्ट्रवाद हमको देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन था
जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन था उसका उद्देश्य केवल ब्रिटिश शासकों से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना ही नहीं था, बल्कि एक आधुनिक राष्ट्र का विकास करना भी था। यानी जो हमने स्वतंत्रता आंदोलन किया तो केवल ऐसा नहीं कि हमको केवल ब्रिटिश से आज़ादी चाहिए, बल्कि हमको इस तरह की आज़ादी चाहिए ताकि हम जो आधुनिक राष्ट्र है उसका भी विकास कर सके। तो अब देखो जो आपका आधुनिक राष्ट्र है उसके लिए देखो कुछ कदम उठाए गए ताकि हम जो कि हमारे देश में आधुनिक राष्ट्रवाद लेते आएँ और आधुनिक राष्ट्र का निर्माण कर सके। तो इसके संदर्भ में देखो क्या हुआ, स्वतंत्र आज़ादी के बाद 1950 में हमने जो कि संविधान को स्वीकार किया। राष्ट्र निर्माण की दिशा में यह जो कि पहला ठोस कदम था जिसमें सरकार का गठन की रूपरेखा थी और यही सरकार के गठन का आधार प्रदान करता है। यानी कि हमने आज़ादी के बाद आधुनिक राष्ट्र के निर्माण के लिए क्या किया, एक संविधान का निर्माण किया और यही संविधान जो कि बताता है कि हमारे देश में किस तरह का जो कि राज व्यवस्था होगा, किस तरह की सरकार होगी, उसका गठन कैसा होगा, उनका आधार कैसा होगा, लोगों के क्या अधिकार होंगे, लोगों के क्या कर्तव्य होंगे, राज्य का क्या कर्तव्य होगा, राज्य के क्या क्या अधिकार वगैरह हैं, क्या विशेषाधिकार है, ये सब चीज़ें यहाँ पे जो कि संविधान में मेंशन किया गया, जो कि ये पहला कदम माना जाता था हमारे आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में, राइट। अब देखो साथ ही इसके लिए और क्या किया गया, देखो भारत देखो काफ़ी विविध देश है, राइट। भारत में विविधता बहुत ज़्यादा है, तो ये विविधता को बरकरार रखने के लिए, कायम रखने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे देखो एक संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया, उनके अधिकार को भी विभाजित किया गया, उनके कर्तव्यों को भी विभाजित किया, ताकि जो केंद्र सरकार है वो राज्यों पर ज़्यादा मतलब कि राज्यों पर ज़्यादा हस्तक्षेप ना करे और राज्य भी केंद्र पर ज़्यादा हस्तक्षेप ना करे। यानी पावर का सेपरेशन यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखने को हमको मिला। यानी हमने संघीय प्रणाली अपनाया, क्यों, क्योंकि ताकि हमारा जो राष्ट्रवाद है वो बना रहे, वो उसमें कोई खतरा ना हो। तो इस तरह से हम अपने राष्ट्रवाद को बनाए रखने की कोशिश किए। साथ ही देखो भारत ने देखो एक संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, जहां पे देखो जनमत के आधार पर यानी लोगों की वोट के आधार पर जो कि सरकार चुनी जाती है, उनको संसद में भेजा जाता है और ये जो सरकार होती है ना, ये एक उत्तरदायी सरकार की संकल्पना हमने अपनाई है। यानी कि जो ये सरकार होती है, देखो जो जनता होती है उसके प्रति एक तरह से देखो उत्तरदायी होती है इनडायरेक्टली, क्योंकि ये उत्तरदायी होते हैं जो संसद होते हैं उनके प्रति होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा कौन चुनता है, जनता ही चुनती है। तो एक तरह से इनडायरेक्टली जनता के प्रति ही उत्तरदायी ये सरकारें होती हैं। यानी कि हमने ऐसे सरकार चुना जिसका चुनाव कौन कर रहा है, जनता चुनाव करे, ना कि ये सरकारें खुद स्वयं में कर रही हैं। तो इस तरह से जो भारत की विविधता है उसको भी बनाए रखने में ये जो कि सफल रहा है। और साथ ही देखो कुछ मौलिक अधिकार भी दिए गए, ताकि देखो जो भारत के कुछ विविध धार्मिक लोग हैं ना, उनके जो धर्म को काफ़ी कुछ ठेस ना पहुँचे, धर्म का ऐसा ना कि उनके धर्म का नाश किसी एक कम्युनिटी के धर्म को प्रमोट हो, किसी एक कम्युनिटी के धर्म का प्रमोट ना किया जाए। इसीलिए देखो जो धर्मनिरपेक्षतावादी वाला जो विचार है उसको जो कि हमने अपने संविधान में जो कि इंक्लूड किया था 42वें संविधान संशोधन के स्वरूप में, ठीक है। तो इसी तरह से देखो और हमने क्या किया है, अपने राष्ट्र को आधुनिक राष्ट्र बनाने में जो समाजवादी सामाजिक व्यवस्था है इसको भी हमने अपने संविधान में जो कि इंक्लूड किया 42वें संविधान संशोधन के तहत। इसके तहत क्या किया गया, जो कमजोर वर्ग है ना उनको विशेष सुविधाएं दी गई, ताकि ये कमजोर वर्ग ऐसा ना कि राष्ट्र की जो मुख्य धारा है उससे अलग हो जाए और ये जो कि अलग राष्ट्र की मांग करने लगे। नहीं, इनका भी हमको जो कि देखना था, इनको भी देखो मुख्य धारा से जोड़ना था। इसके लिए देखो समाजवादी संकल्पना जो कि भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसके तहत देखो जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग थे, अल्पसंख्यक थे, उनके लिए देखो विशेष प्रावधान किया गया। जैसे आप देखो आरक्षण की नीति कुछ इसी संदर्भ में बात करती है। फिर साथ ही देखो कहा कि इन्हीं जो कमजोर वर्ग थी ये, इनके लिए देखो सामाजिक न्याय को सुनिश्चित भी किया गया, ताकि सभी के अंदर जो कि राष्ट्रीयता की भावना को लाया जा सके। फिर देखो कहा जाए कि देश में राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक मुख्य कदम क्या था, देश का आर्थिक पुनरुत्थान। यानी जो हमारा राष्ट्र अभी जो आज़ाद हुआ नया, इसका फिर से आर्थिक पुनरुत्थान करना है, सभी लोग को मिलजुल के जो कि इसकी आर्थिक गतिविधियों में भाग लेना है, तभी जो कि हमारा देश जो कि देश में राष्ट्रवाद, आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय हमको देखने को मिलेगा, वो बना रहेगा। इसके लिए देखो योजना आयोग की स्थापना की गई थी, जिसने बहुत सारे जो कि करीब देख लो 12 योजना आयोग ना 11 की 12 हाँ 12 योजना आयोग अब तक जो कि 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो कि इसने लागू की थी भारतीय आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास के लिए। तो इस तरह से कुछ हमने देखो भारत में राष्ट्रवाद के विकास के लिए इस तरह से कुछ जो कि प्रयास किए जा रहे थे। फिर देखो अर्थव्यवस्था, जो ये अर्थव्यवस्था का विकास करना था, इसका उद्देश्य देखो ये नहीं था केवल आर्थिक रूप से हमको जो कि समृद्ध होना, नहीं, इसका मतलब ये भी था कि हम देखो विभिन्न क्षेत्रों का और विभिन्न समूहों का जो हित है उसके बीच एक संतुलन बनाए रखते हुए जो कि उनका विकास करना था। ऐसा नहीं कि कोई क्षेत्र जो कि काफ़ी ज़्यादा जो कि आगे बढ़ जाए, जो कि कोई क्षेत्र पीछे रह जाए, कोई जो समूह काफ़ी आगे बढ़ जाए, कोई समूह जो पीछे रह जाए। इस तरह से हमको अर्थव्यवस्था जो कि आर्थिक विकास नहीं करना था, बल्कि एक संतुलित आर्थिक विकास करना था, ठीक है। तो इस तरह की बात देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिससे देखो भारत ने देखो आधुनिक जो राष्ट्र है उसके निर्माण में जो कि अपना आधुनिक राष्ट्र निर्माण
किया है भारत ने। ये विभिन्न कुछ बातें थी वो हमने देख लिया, यहाँ पे समझ लिया। अब देखो भारत में राष्ट्र निर्माण की कुछ चुनौतियाँ भी हैं। क्या क्या चुनौतियाँ यहाँ पे समझ लो। जैसे कारण जो भारतीय समाज में देखोगे समूहों की विविधता, यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है। जैसे बोला जाता है कि यहाँ पे कदम एक कोस पे पानी बदले, दो कोस पे भाषा, कुछ ऐसा जो कि भारत के जो कि डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। फिर देखो यहाँ पे बोला जाता है कि जो क्षेत्रीय और सांस्कृतिक असमानता काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे देखो जैसे जैसे भाषा बदलती है वैसे वैसे आपका सांस्कृतिक असमानताएं और क्षेत्रीय आधार पर जो कि असमानताएं भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ ही भारत में देखो जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो भारतीय राष्ट्रवाद की एकता या भारतीय राष्ट्र की एकता अखंडता को बाधित करती रहती हैं। तो यहाँ पे हमने ये काफ़ी डिटेल से देखा कि किस तरह से कुछ भारतीय राष्ट्र के निर्माण में कुछ चुनौतियाँ भी देखा और राष्ट्रवाद का कुछ उदय के बारे में देखा। अब जो रहा आपका एक टॉपिक बचा है कि राष्ट्रवाद और वैश्वीकरण के बारे में बात करता है, तो उसको भी चलो टाइम है, हाँ है, तो इसको भी देख लेते हैं यहीं पे। तो अब देखते हैं राष्ट्रवाद व वैश्वीकरण। अब ये वाला टॉपिक को यहाँ पे क्लियर करते देखते हैं कि राष्ट्रवाद कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है या फिर वैश्वीकरण कैसे राष्ट्रवाद को प्रभावित करता है। ये देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर देखो कमेंट करने के लिए क्वेश्चन आता है, तो आप जितने इस पर डाइवर्सिटी लेकर आओगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो देखो ये अब पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि राष्ट्रवाद कैसे जो कि ये जो वैश्वीकरण है ये राष्ट्रवाद को कैसे हानि पहुंचा रहा है। फिर बाद में देखेंगे कि ये वैश्वीकरण कैसे राष्ट्रवाद के लिए जो कि राष्ट्रवाद को प्रमोट करता है, राष्ट्रवाद के लिए लाभदायी है। दोनों इसके पॉजिटिव साइड और निगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड दोनों देखेंगे इसके। तो चलो पहले देखते हैं कि जो आपका वैश्वीकरण है वो राष्ट्रवाद को कैसे हानि पहुँचा रहा है। तो देखो जैसे बोला जाए कि आर्थिक वैश्वीकरण, जो आर्थिक वैश्वीकरण है उसने देखो राष्ट्रवाद को ठेस पहुँचाई है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ बताइए जो आर्थिक ऋण जाल नीति, अभी देखो हमने जो कि विजन मैगजीन का जो मैगजीन था मई मंथ का इकॉनमी वाला या फिर अप्रैल मंथ का इकॉनमी वाला, वहाँ पे ये टॉपिक जो कि हमने डिस्कस किया है, आई थिंक अप्रैल मंथ का था इकॉनमी का, ठीक है। तो वहाँ पे जो एक चाइना की डेप्ट पॉलिसी थी वहीं से जो कि मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल पुट किया है, राइट। तो अब देखो ये आर्थिक वैश्वीकरण जो हो रहा है इसमें देखो आर्थिक ऋण जाल की नीति, इसके तहत जैसे देखो बताया जाए कि चीन द्वारा श्रीलंका के जो हम्बनटोटा बंदरगाह था उसको 99 वर्षों के लिए लीज पर ले लिया गया है। कहने का मतलब जैसे अब ये देखो हमने जो आपका राष्ट्रवाद पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, एक निश्चित भू सीमा भी होती है किसी राष्ट्र की, राइट। अब देखो यहाँ पे मान लो कि हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका का है, अब ये पोर्ट जो कि 99 वर्षों के लिए किसके द्वारा ले लिया गया है, चीन के द्वारा। अभी यहाँ पे जो भी रेगुलेशन होगा, जो भी गतिविधियाँ होंगी वो इसका डिसाइड कौन करेगा, चीन डिसाइड करेगा, ना कि श्रीलंका। तो इससे देखो जो श्रीलंका का जो आपका राष्ट्रवाद है वो प्रभावित हो रहा है इसके क्षेत्र, क्योंकि इसके क्षेत्र में जो कि कोई और हस्तक्षेप भी कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इससे देखो यहाँ के जो श्रीलंका की राष्ट्रवाद है उसको हानि पहुँच रही है। तो अब देखो यहाँ पे बोला जाए दूसरा पॉइंट में इसी आर्थिक जो आपका वैश्वीकरण उसी में बोला जा रहा है। देखो जो निजीकरण बढ़ता जा रहा है ना, यह भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को प्रभावित कर रहा है। कैसे, जैसे देखो यहाँ पे बताया जाए कि जो विदेशी कंपनियाँ हैं, जैसे इंडिया का एग्जाम्पल ले लो। अब जो विदेशी कंपनियां होती, बड़ी बड़ी कंपनियां होती जो इंडिया में इन्वेस्ट वगैरह करती रहती हैं, तो ये देखो जो हमारे देश में लगातार इनकी हिस्सेदारी वगैरह, जैसे देखो शेयर वगैरह बढ़ती जा रही है। जैसे देखो अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो अपने शेयर वगैरह है वो प्राइवेटाइज कर रही है, हर चीज़ को देखो जो जैसे बेचने की बात कर रही है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उनको जो कि लिबरल करती जा रही है, उनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाती जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो हमारी इंडिया की कुछ संपत्तियाँ वगैरह है, एसेट वगैरह है, उसमें देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उनकी निवेश बढ़ रही है। तो अब जो हमारी राष्ट्रीय निर्णय की क्षमता है ना वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। यानी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे या फिर जो राष्ट्र के जो प्रतिनिधित्व होंगे, जो भी मंत्री वगैरह, वो जो कि अपने निर्णय जो कि खुले विचार से नहीं ले पा रहे, वो जो कहीं ना कहीं इनके दबाव में भी अपने निर्णय को बदल रहे हैं। तो इससे देखो हमारा क्या हो रहा है, राष्ट्रवाद एक तरह से प्रभावित हो गया है। जैसे हमने जो वो अर्नेस्ट का जो पढ़ा था उसमें क्या बोला था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए सब अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या सेंट्रल स्तर जो आपके पॉलिटी है वो कहीं ना कहीं डगमगा रही है। तो इसीलिए बोला जाए कि जो आपका राष्ट्रवाद यहाँ पे प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे एक और एग्जांपल के तौर पे देखो यहाँ पे जो 1991 का आर्थिक सुधार था ना, वो देखो हमने खुद से नहीं लिया था, हमने मजबूरी में लिया था, क्योंकि हमको IMF से लोन चाहिए था। तो IMF ने हमको मजबूर किया था कि आप अपने देश की कुछ पॉलिसी वगैरह जो मूल्य वगैरह है उसको बदलिए। तो हमने देखो जो हमारे जो देश समाजवादी था वो उसको हम धीरे धीरे बदलते हुए उदारवादी की तरफ लेते आए। हमारे देश का जो स्वरूप समाजवादी था वो उसमें थोड़ा सा ढीलापन आया और जो हमारे देश का स्वरूप आज देखो उदारवादी स्वरूप में ढलता चला गया। यानी कि जो हमारे देश का स्वरूप है, राष्ट्रवाद का एक स्वरूप था, उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से देखो हमारे राष्ट्रवाद में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। अब देखो
साथ ही देखो और कैसे वैश्वीकरण जो कि राष्ट्रवाद को प्रभावित करा है, तो बोला जाए कि आपका जो वैश्विक संस्कृति है, ठीक है, ग्लोबल कल्चर है, उसके द्वारा भी देखो वैश्विक संस्कृति के तेजी से प्रसार हुआ, जिसके कारण देखो पहचान का संकट उत्पन्न हो गया है, राइट। इससे देखो जो कि राष्ट्रवाद, देखो राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद यही है ना कि हम किसी एक निश्चित भू सीमा में किसी एक संस्कृति साझा संस्कृति में रहते हैं। जब यही संस्कृति का पहचान संकट होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपके जो राष्ट्रवाद की भावना है उस पर जो कि कहीं ना कहीं ठेस पहुंचे। अब देखो जैसे वैश्विक संस्कृति कहने का मतलब क्या है, भाषा के आधार पे हो सकती है, परिधान यानी जो हम कपड़े वगैरह पहनते हैं, जैसे अभी देखो डेनिम जीन्स वगैरह ये सब चीज़ें चल रही है। भाषा में देखो हिंदी भाषा की बोली कम होगी, इंग्लिश की प्रचलन ज़्यादा इंडिया में देखने को मिलती है। खान पान देखो जैसे मैकडोनल्डिजेशन, जैसे पिज्ज़ा बर्गर वगैरह ज़्यादा चल रहे हैं बजाय कि देसी खाने के, राइट। और देखो जो फिल्में वगैरह, रहन सहन वगैरह, ये सब कुछ जो कि हमारा जो कि वैश्विक कल्चर जो कि प्रभावित हो रहा है आपका वैश्विक संस्कृति के कारण, जिससे जो कि पहचान का संकट उत्पन्न हो रहा है। इससे देखो आपका जो राष्ट्रवाद है उसको, या फिर हाँ राष्ट्रवाद नेशनलिज्म है उस वो जो कि कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। अब जैसे यहाँ देखो जैसा कि अर्नेस्ट ग्लेनर ने बताया था, राष्ट्रवाद के लिए एक समान संस्कृति का होना जरूरी है, जबकि यहाँ पे एक समान संस्कृति कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है, इसलिए राष्ट्रवाद भी हमारा प्रभावित हो रहा है। अब देखो हमने ये नेगेटिव पॉइंट देख लिया कि कैसे वैश्वीकरण जो कि राष्ट्रवाद में बाधित है, दखल दे रहा है। अब यहाँ आप देखेंगे कि वैश्वीकरण किस तरह से राष्ट्रवाद में वृद्धि करता है, किस तरह से प्रमोट करता है, इसके पॉजिटिव साइड को भी देखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें देखो सबसे पहले आते हैं एंड्रू पिल्किंगटन, ठीक है, एंड्रू पिल्किंगटन आते हैं। ये क्या बोलते हैं कि वैश्वीकरण से राष्ट्रवाद में वृद्धि हुई है। कैसे, यहाँ पे देखो जैसे बता रहे कि वैश्वीकरण से हम अन्य देशों के लोगों से मिलते हैं, और जब कभी हमें इनसे खतरा महसूस होता है तो हम सब जो कि किसी एक देश के नागरिक जो भी होते हैं, हम सब मतलब किसी एक देश के नागरिक एकजुट हो जाते हैं, और राष्ट्रवाद की भावना के कारण ही ये ऐसा होता है। एंड्रू पिल्किंगटन कहते हैं कि देखो वैश्वीकरण से क्या हुआ, विभिन्न देश के लोग, जैसे मान के चलो मैं एक इंडियन हूँ, राइट। अब वैश्वीकरण के क्या हुआ, विभिन्न देश के लोग हमारे देश में आए, हम भी जो कि विभिन्न देशों में गए, और जब हमको पता चला कि ये जो विभिन्न देश के लोग से हमारा संपर्क बढ़ा है, ये देश जो कि हमारे देश के लिए खतरा है या फिर हमारे लिए खतरा है, तो हम जितने इंडियन हैं वो क्या हो गए, एकजुट हो गए अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए, अपने राष्ट्रवाद की संरक्षण के लिए, राइट, अपने देश की सुरक्षा के लिए। तो हम सभी जो कि संगठित हो गए, हम सभी संगठित हुए, तो इससे क्या हो रहा है, ये वैश्वीकरण एक तरह से देखो हमको संगठित कर रहा है, यानी हमारे राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित कर रहा है। तो वही बात यहाँ पे एंड्रू पिल्किंगटन बताते हैं, ठीक है। फिर जैसे इसी में उदाहरण के तौर पर बताया जाए, और देखो इसको बताया जो इतिहास में जितने भी राष्ट्रवाद हुए ना वो इसी आधार पे हुए हैं। जब भी बाहर के लोग जो कि हमारे यहाँ आते हैं और हमको उनसे खतरा लगता है, तो हम जो सभी जो कि एक राष्ट्र का निर्माण करना शुरू कर देते हैं, आपस में मिलकर एक संगठन बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे देखो जब ब्रिटिश भारत में आए थे तो कुछ ऐसा ही हुआ था उनसे आज़ादी के समय में, ठीक है। अब देखो वैश्वीकरण के कारण देखो हाइब्रिड आइडेंटिटी हमको देखने को आज मिल रही है। जैसे देखो फ्रांस है, फ्रांस में देखो जो लोग हैं वो फ्रांसीसी भी हैं और यूरोपियन संघ से भी जुड़े हैं, यानी वो यूरोपीय भी हैं, फ्रांसीसी भी है, यानी कि यहाँ पे देखो आइडेंटिटी उनकी जो कि हाइब्रिड हो, यानी कि एक आइडेंटिटी नहीं है, केवल एक ही आइडेंटिटी नहीं, 2-3 आइडेंटिटी कोई व्यक्ति रख रहा है। और साथ ही देखो जो फ्रांसीसी लोग हैं वो अंग्रेज समुदाय से भी हैं, यूरोपीय संघ से भी है और फ्रांस के नागरिक भी है। तो इसी तरह जैसे अब आपको और बेटर समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं स्वयं पे अपने जो कि एग्जाम्पल इस पे लेता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैं जैसे मान लो मैं अमेरिका चला गया, ठीक है, मैं अमेरिका में रह रहा हूँ, ठीक है। अब कोई एशिया का आदमी आया, कोई एशिया का व्यक्ति मुझसे मिला अमेरिका में, तो मैं वहाँ पर अपनी आइडेंटिटी क्या बताऊँगा, मैं बोलूँगा यार मैं भी एशियन हूँ, आप भी एशियन हो, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, इस तरह की बातें चलेंगी। थोड़ी बहुत अंग्रेजी में भी वहाँ पर बोल दूँगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग अमेरिका में रह रहे हैं। तो इस तरह से क्या होगा, मेरी आइडेंटिटी उस टाइम एक एशियाई नागरिक के तौर पर होगी, राइट। लेकिन फिर जब मान लो यही कोई, अगर मैं अमेरिका में रह रहा हूँ और कोई भारतीय आके मेरे साथ मिल गया, तो मैं क्या बोलूँगा, अब मेरी आइडेंटिटी एशियाई में नहीं रखूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा यार आप भी भारतीय हो, मैं भी भारतीय हूँ, वाह हम दोनों भाई, ठीक है भाई, चलो आप मिलकर कुछ बातचीत करते हैं और अपना हालचाल बताओ, हमारे देश में क्या चल रहा है। तो इस तरह की बातें को आप देखो, मेरा आइडेंटिटी यहाँ पे एशियाई से क्या हो गया, भारतीय हो गया, ठीक है। अब जैसे मान के चलो मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मैं मान लो क्या, मैं तो यूपी में रहता ही हूँ, ठीक है, तो मैं यूपी में रहता हूँ, ठीक है। अब कोई अमेरिका यूपी में रहता था, अब अमेरिका शिफ्ट हो गया हूँ, अब मैं अमेरिका में रह रहा हूँ, अब कोई व्यक्ति मुझे मिला जो मुझे पता चला वो भारत से भी है और यूपी से भी है खासकर, तो मैं बोलूँगा और भाई साहब कैसे हो, सब ठीक ठाक, चलो मिल के बातचीत करते बैठते, आओ यार आराम से बैठ के बातचीत करते, खाते पीते मस्त इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरी आइडेंटिटी कैसी हो गई, यूपी के आधार पे हो गई, मतलब यूपी वाला टाइप का आइडेंटिटी हो गया यहाँ पे। यानी कि यहाँ में क्या बताया जाए कि हाइब्रिड आइडेंटिटी हमको देखने को मिल रही है, किसके कारण, वैश्वीकरण के कारण, ठीक है। तो इस तरह की भी हमको देखने को ट्रेंड देखने को मिल रहा है। फिर देखो आपको देखो यहाँ पे बोला जाए कि समावेशी राष्ट्रवाद, यानी आप वैश्वीकरण के कारण देखो आपको समावेशी राष्ट्रवाद भी देखने को मिलेगा। जैसे आप बताया जा रहा है कि
हमें अल्पसंख्यक को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ते हुए एक संपूर्ण राष्ट्रवाद की विचार लाना ही होगा, नहीं तो वैश्वीकरण के दौर में अल्पसंख्यक पहचान संकट में आ सकती है। तो कहने का मतलब जो आपका देखो वैश्वीकरण का जो दौर है ना, अगर इसमें जो हमारे कंट्री जो माइनॉरिटी वगैरह है उनको अगर हम मुख्य धारा राष्ट्रवाद की मुख्य धारा में नहीं जोड़ेंगे तो ये जो माइनॉरिटी वगैरह है ये क्या करेगा, हमारे जो माइनॉरिटी वगैरह लोग हैं ये जो देखो हमारे ही देश में जो कि एक तरह से अलग राष्ट्र की मांग करने लगेंगे अगर हम इनके जो कि अगर इनको हम देखो मुख्य धारा में शामिल नहीं करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, इनको जब खतरा महसूस होगा तो ये अलग राष्ट्र की बात मांगे करेंगे, ये अलग क्षेत्रवाद की भावना इनमें आने लगेगी। तो इसलिए बोला कि वैश्वीकरण के दौर में जो हमारे माइनॉरिटी लोग हैं उनकी पहचान का संकट उत्पन्न हो सकता है, इसलिए हमको जो कि उनको देखो मुख्य धारा में साथ में लेकर चलना चाहिए, यानी समावेशी राष्ट्रवाद का बात यहाँ पे किया जा रहा है। फिर देखो अर्नेस्ट ग्लेनर व आशीष नंदी जो कि भारतीय हैं, ये समाजशास्त्र है, ये भी बताते हैं कि जैसे जैसे वैश्वीकरण बढ़ेगा वैसे वैसे राष्ट्रवाद भी बढ़ेगा, क्योंकि लोग अपनी संस्कृति का संरक्षण करेंगे। यानी कि जो पहचान का संकट उत्पन्न हो रहा है ना, उसी आधार पर आशीष नंदी और अर्नेस्ट ग्लेनर दोनों बोलते हैं कि पहचान के संकट के संरक्षण के लिए जो कि लोग वैश्वीकरण जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे राष्ट्रवाद भी बढ़ता चला जाएगा। आगे देखो और राष्ट्रवाद कैसे प्रमोट हो रहा है वैश्वीकरण के द्वारा। जैसे बोला जाए कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ और जो सेकेंड विश्व युद्ध हुआ, ठीक है, इन दोनों ने देखो राष्ट्रवाद की विचारधारा को मजबूत ही किया है। यहाँ पे देखो विचारधारा राष्ट्रवाद की जो विचारधारा वो प्रबल ही हुई है। अब देखो प्रथम विश्व युद्ध सेकेंड विश्व युद्ध में क्या हुआ, कई देश मिलकर जो कि लड़ाई लड़े थे, राइट, कई देश मिलकर लड़ाई लड़े, यानी कि वैश्वीकरण का यहाँ पे प्रभाव देखने को मिल रहा है। काफ़ी देश जो कि एक देश की तरह के रूप में जो कि लड़ रहे थे। तो अब जब ये युद्ध खत्म हुआ तो इसके उपरांत क्या हुआ, तो इसके उपरांत लोगों में देखो राष्ट्रवाद की विचारधारा काफ़ी मजबूत है, लोग जो कि अपने राष्ट्र के संरक्षण पर बल देना शुरू कर दिया। अब देखो स्टुअर्ट हॉल है, स्टुअर्ट हॉल भी बोलते हैं राष्ट्रवाद देखो राष्ट्र की सुरक्षा पर बल देते हैं। वैश्विक जो फोर्स है, सैन्य फोर्स है, उसके विरुद्ध देखोगे तो जो राष्ट्रवाद है वो राष्ट्र की सुरक्षा पर बल देता है। जैसे मान लो कि अगर आपको पता चले किसी देश का कंट्री कोई सेना हम पे आक्रमण करने वाला है तो हमारे राष्ट्र की सिक्योरिटी जो खतरे में पड़ गई, तो अपने राष्ट्र की सिक्योरिटी के लिए जो देखोगे हमारे देश में जो कि राष्ट्रवाद काफ़ी तेज़ी से जो कि सामने आ जाएगा। जैसे आप देखो इंडिया पाकिस्तान का कभी भी वार वाले सिचुएशन आते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा देखने को हमको मिल जाता है। इसी तरह आप जैसे देखो इसको और बेटर वैश्वीकरण के आधार पर अगर समझने की कोशिश करोगे तो जैसे देखो जो नाटो बना था, अमेरिकी ग्रुप था, अमेरिकी सैन्य ग्रुप था और अमेरिकी और यूरोपीय सैन्य ग्रुप। यहाँ पे देखो अमेरिका और यूरोप के काफ़ी कंट्री जो कि सैन्य ग्रुप अपना बनाए हुए थे नाटो, ठीक है, यानी कि इनकी जो पहचान हो गई वो नाटो के रूप में पहचान हो गई। इसी के जवाब में देखो रसिया ने भी अपना एक ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप का क्या नाम है वो अभी याद नहीं आ रहा है। तो मतलब इसी के जवाब में देखो रसिया ने भी अपना ऐसा सैन्य ग्रुप बनाया था, यानी कि अपने राष्ट्रवाद यहाँ पे भी देखो राष्ट्रवाद जब ऐसे सैन्य ग्रुप जो अमेरिका का सैन्य ग्रुप नाटो है, यहाँ पे समझो जो अमेरिका का सैन्य ग्रुप नाटो है, जब रसिया के सैन्य ग्रुप को लगा कि रसिया के विभिन्न जो देश थे उनको लगा कि इससे मुझे खतरा हो सकता है, ये जो कि हम पे भारी पड़ सकता है, तो यहाँ के लोगों के राष्ट्रों के बीच में भी देखोगे तो राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हुई और ये लोग भी जो कि इसी तरह से संगठित होकर एक सैन्य ग्रुप अपना यहाँ पे बना लिए। तो इस तरह से देखो बोला जाए कि जब भी राष्ट्र की सुरक्षा की बात आएगी ना तो वहाँ पे भी देखो राष्ट्रवाद प्रबल हो जाएगा, ऐसा स्टुअर्ट हॉल बताते हैं। फिर देखो आयन रॉबर्टसन है, ये बताते हैं कि जैसे प्रवासी समूह किसी राष्ट्र में बढ़ेंगे, वैश्वीकरण के कारण देखोगे जैसे जैसे प्रवासी समूह किसी राष्ट्र में बढ़ेंगे वैसे वैसे उस राज्य में राष्ट्रवाद भी बढ़ेगा। जैसे आज आपको देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलता है कि जैसे रोहिंग्या शरणार्थी हो गए, जिससे देखो आ रहे थे ना म्यांमार से बांग्लादेश में, इंडिया में, यहाँ वहाँ पे, तो क्या हो रहा था ये देश सभी जो कि संरक्षण की नीति अपनाने लगे कि नहीं ये हमारे देश में आएंगे तो हमारे रोजगार को ले जाएंगे, ठीक है, हमारी कल्चर इसमें खतरे में आ जाएंगी, तो इन प्रवासियों को बाहर निकालना शुरू कर दिए। इस तरह की बातें यहाँ पर हो रही थी, यानी कि जैसे से ये प्रवासी जो समूह है ये जो कि किसी देश में बढ़ते जाएंगे उस देश में जो कि राष्ट्रवाद की भावना हमको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ तक ये हमारा जो टॉपिक है वो खत्म होता है यहीं पे। हमने देखा राष्ट्रवाद कैसे वैश्वीकरण किस तरह से राष्ट्रवाद को प्रभावित करता है, पॉजिटिव साइड में भी, निगेटिव साइड में, और साथ ही राष्ट्रवाद की जो विभिन्न संकल्पना वगैरह थी, भारत में किस तरह से राष्ट्रवाद का निर्माण वगैरह होता है, ये सब कुछ यहाँ पे जो मतलब नेशनलिज्म पे एक होलिस्टिक टॉपिक जो था आपका पहला टॉपिक वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया, कुछ इस बुक से, कुछ नोट्स से, कुछ और थोड़ा सा इग्नू का जो नोट्स वगैरह था उसको जो कि ऐड करते हुए, राइट। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे कल आपका जो भारत में लोकतंत्र वाला टॉपिक है उसके साथ।